स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र पर 2004 से 2014 तक चली यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। श्वेत पत्र में यूपीए के 15 बड़े घोटाले गिनाए गए हैं। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भी श्वेत पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया है कि यूपीए सरकार ने विरासत में मिली स्वस्थ अर्थव्यवस्था को 10 साल में नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। सरकार के जरिए पेश किए गए 69 पृष्ठ के श्वेत पत्र में 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि यूपीए के कार्यकाल में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इजाफा हुआ। श्वेत पत्र में है कि यूपीए सरकार के बेलगाम राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय संकट की ओर धकेला। यूपीए के दौरान केंद्र सरकार की बाजार उधारी में इजाफा हुआ। श्वेत पत्र में सरकार ने आरोप लगाया है कि यूपीए के कार्यकाल में सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं किया गया। साथ ही सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। श्वेत पत्र के अनुसार यूपीए के कार्यकाल में एक के बाद एक घोटालों ने अर्थव्यवस्था को और जर्जर किया। नीतिगत खामियों ने भी इस संकट को और गंभीर किया। इसके अलावा तमाम परियोजनाओं में विलंब हुआ। श्वेत पत्र में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में यूपीए सरकार विफल रही। निवेश के माहौल को हतोत्साहित करने के कारण विदेशी निवेशक भी दूर हुए। सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार में नेतृत्व का अभाव रहा। आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास की क्षमता को कमजोर किया और आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद हालात बदले। 2014 में मोदी सरकार ने सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने काले धन का पता लगाने और ऐसी व्यवस्था को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। श्वेत पत्र में गिनाए गए यूपीए के 15 बड़े घोटालों का जिक्र है, जिसमें कोयला आवंटन, ब्लॉक आवंटन घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस डील घोटाला, एंट्रिक्स देवा स्टील घोटाला, नौकरी के लिए जमीन घोटाला, पंचकुला गुरुग्राम में प्राइम लैंड का आवंटन घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला, एम्ब्रेयर डील घोटाला, पिलाट्स बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, हॉक विमान खरीद घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, ऑगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला शामिल है। राज्यसभा से कई सांसदों की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी ब्लैक पेपर की उन्होंने टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर तंज कसते हुए कहा कि आज देश समृद्धि के नए नए शिखर छू रहा है, एक भव्य दिव्य वातावरण बना है और उसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी, मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे। केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर लाने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री की गारंटी हर जगह पास हो रही है, वहीं कांग्रेस हर राज्य में पूरी तरह नाकाम रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ब्लैक पेपर को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने काले कारनामों को छुपाना चाहती है, इसलिए ब्लैक पेपर लेकर आई है। श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 20वीं सदी में श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव आध्यात्म का प्रसार दुनिया भर में किया। उन्होंने गौड़ीय मिशन की स्थापना की, जिसकी वजह से हरे कृष्ण एक जन आंदोलन बन पाया। श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए भी स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। गौड़ीय भक्तों ने प्रधानमंत्री को आनंद संकीर्तन महामंत्र से सराबोर किया। प्रधानमंत्री ने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया।
श्रील प्रभुपाद के अमूल्य योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच संतुलन बनाया और उल्लास को जीवन से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने भक्ति की चेतना को एक सकारात्मक प्रभाव बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति से जुड़े रहना भारतीय परंपराओं से जुड़े रहने जैसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय आध्यात्म मानव कल्याण के लिए है। युवाओं की नेतृत्व क्षमता और उनकी सफलताओं को प्रधानमंत्री ने जमकर सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा अपनी जड़ों से भी जुड़ा है, आधुनिकता को भी सिद्ध कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में विविधता का अमृत महोत्सव, एक सांस्कृतिक ओडिसी का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि को समर्पित है। विविधता का अमृत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से उद्यान उत्सव 2024 के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। विविधता का अमृत महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना है। विविधता का अमृत महोत्सव पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण से पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन करेगा। पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा और सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक उत्सव देख सकते हैं। विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यहां लगाए गए स्टॉल में पूर्वोत्तर की जो झलक मिल रही है वो प्रभावशाली है। गुयाना सहकारी गणराज्य के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत और गुयाना से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गुयाना के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत के आधार पर बने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की स्थिति पर कहा, रखाइन स्टेट में स्थिति चिंताजनक है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। कनाडा के चुनाव में भारत के हस्तक्षेप की बात को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे देशों के मामलों में इंटरफेयर करना भारत की पॉलिसी नहीं है। 17 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2024 आयोजित होने जा रहा है। इसे लेकर सेना की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसलमेर में वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे, जिनमें राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जैगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और MI-17 भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर भाजपा ने करारा हमला किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। केरल के मुख्यमंत्री के प्रदर्शन पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव पर जनता के सामने पेश करने के लिए राज्य में कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए अब दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि केरल के मुख्यमंत्री राज्य की जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने डीएमके पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश को उत्तर दक्षिण में बांटने से भी गुरेज नहीं है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल का कहना है कि सरकार हमेशा किसानों की बात सुनती है, ऐसे में प्रदर्शन केवल राजनीति से प्रेरित लगता है। लोकसभा में मनरेगा को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के समय में मनरेगा में 25 से 30 हजार करोड़ भी खर्च नहीं होते थे, जबकि मोदी सरकार ने इसमें 1,10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। राज्य सरकार को दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में दायर 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने जिन याचिकाओं की सुनवाई की है उनमें पंजाब सरकार द्वारा दायर एक प्रमुख याचिका भी शामिल है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और कई आईएफएस अधिकारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के मामले में आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ईडी ने इस मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हरक सिंह रावत और कई आईएफएस अधिकारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, करीब 1300 ग्राम सोना और लगभग 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा के अलावा कई दस्तावेजों को बरामद और जब्त किया गया। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज हैदराबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ये छापेमारी हैदराबाद, एलबी नगर और हिमायत नगर समेत कई अन्य ठिकानों पर की गई। सूत्रों के अनुसार माओवादी संबंधों के शक में छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली में ममता सरकार के खिलाफ काफी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी। ईडी अधिकारियों की ममता सरकार से जुड़े शाहजहां और उनके सहयोगियों द्वारा पिटाई के मामले में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर गुरुवार को गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की दीवार का एक हिस्सा ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की और घटना की जांच का आदेश दिया। एनएसए अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ग्रीस के एनएसए डॉक्टर अथानासियोस एंटोकोस से मुलाकात की। दोनों एनएसए ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच संस्थागत संबंधों, वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर, अंतरिक्ष और समुद्र के वैश्विक कॉमन्स में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक करार हुआ है। इस करार के जरिए मानसखंड मंदिरों और अन्य टूरिस्ट स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस चलाई जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुए समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर देश भर का आदिवासी समुदाय बेहद खुश है। आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि यूसीसी में आदिवासियों के परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए उन्हें इससे बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उप योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इस योजना से मत्स्य पालन क्षेत्र में एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 1,70,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि मार्च 2026 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो स्पेक्ट्रम बचे हुए हैं उनकी नीलामी को भी मंजूरी दे दी है। संसद में पेश हुए श्वेत पत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित में 10 सालों तक इनके काले कारनामों को उजागर नहीं किया कि देश का नुकसान ना हो, लेकिन देश को जानने का अधिकार है कि कांग्रेस ने कैसे देश को डुबाने का काम किया था। ये जो श्वेत पत्र सरकार लाई है, इससे कांग्रेस के काले कारनामे दिखते हैं। घरेलू शेयर बाजार आरबीआई द्वारा जारी किए गए मौद्रिक नीति के झटके को झेल नहीं सका। शुरुआती 1 घंटे के कारोबार को छोड़कर शेष पूरे दिन बाजार में लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। स्थानीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दर्ज की गई। दिन के अंत में सेंसेक्स 723 अंक गिरकर 71,428 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बीच कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन के अंत में निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 212 अंक गिरकर 21,717 अंक पर बंद हुआ। पूरे दिन के कारोबार के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया आज के टॉप 5 गेनर्स की सूची में शामिल हुए।
ITC 3.99%, ब्रिटानिया 3.99%, कोटक महिंद्रा 3.51%, ICICI बैंक 3.21% और एक्सिस बैंक 3.11% की कमजोरी के साथ आज के टॉप 5 लूजर्स की सूची में शामिल हुए। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन स्थानीय बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बावजूद सराफा बाजार में सोने और चांदी में सपाट स्तर पर कारोबार होता नजर आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान किया। RBI ने लगातार छठी बार नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण अब लोगों के मकान, वाहन समेत विभिन्न लोन पर मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। मौद्रिक नीति की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए GDP की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। वहीं अप्रैल, जून और जुलाई सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% और 6.8% रहने की बात कही गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 49% बढ़कर 9,444 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में खाने पीने के सामान की ऑनलाइन आपूर्ति करने वाले मंच जोमेटो का एकीकृत शुद्ध लाभ 138 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 20% उछाल के साथ 6,294 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला ने कोड विदाउट बैरियर्स कार्यक्रम का भारत में विस्तार करने की घोषणा की। 2 दिनों तक चढ़ने के बाद कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर 10% लुढ़क गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बार बार कहे जाने के बावजूद पेटीएम द्वारा नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 8.38 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अडानी के अलावा इस सूची के टॉप 15 में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद में लगातार आ रहे अड़ंगों को देखते हुए ओलाफ सोल्ज की ये यात्रा यूक्रेन के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते पर कोई सहमति नहीं बनने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव से रवाना हो गए। सैन्य हस्तक्षेप और गड़बड़ी के आरोपों के बीच पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हो गया। 266 सीटों के लिए सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहा। इमरान खान की पार्टी PTI द्वारा चुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाया गया। PTI ने एक बयान में कहा कि पार्टी के जनाधार वाले इलाके में जानबूझकर मतदान की गति को धीमा रखा गया। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आकाश में धुएं का गुबार फैल गया। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन के पर्यवेक्षकों ने अजरबैजान में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान धांधली की आशंका व्यक्त की है। स्पेन के किसानों ने बढ़ती लागत, नौकरशाही और यूरोपीय संघ के बाहर से सस्ती प्रतिस्पर्धा के खिलाफ विरोध किया। लाल सागर में जारी गतिरोध और हुती विद्रोहियों के खिलाफ जारी अमेरिकी कार्रवाई के बीच यमन की राजधानी सना में हुती समर्थकों ने हथियारों का प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फलस्तीनी नागरिकों के समर्थन में जबकि अमेरिका और इजराइल की निंदा करते हुए नारेबाजी की। अपनी अमेरिकी यात्रा से पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली बातचीत यूक्रेन पर केंद्रित होगी। ऑस्ट्रेलिया में अब श्रमिकों से निर्धारित समय से अधिक कार्य कराने पर नियोक्ता को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, गीत, शुभंकर, जर्सी और मशाल को अनावरित किया। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी शामिल हुए। यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध कराना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराने में सफलता पाई। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। जीत के लिए मिले 180 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से होगा। दिल्ली ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे दिल्ली ओलंपिक गेम्स में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रोप स्कीपिंग यानी रस्सी कूद स्पर्धा का आयोजन किया गया। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डैरिल मिशेल चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। नाइजीरिया की फुटबॉल टीम अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में नाइजीरिया का सामना मेजबान आइवरी कोस्ट से होगा। यह मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। एथलेटिक बिलाबाओ ने कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले लेग में एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया है। एलेक्स बेरेंगुएर ने पहले हाफ में पेनल्टी किक को गोल में बदलकर एथलेटिक बिलाबाओ को करीबी मुकाबले में जीत दिलाई। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जापान दौरे पर पहुंची अमेरिकी क्लब इंटर मायामी को मेसी की मौजूदगी में विसेल कोबे के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। हिंदी तमिल फिल्म दंगे का पहला गाना लेले पंगे रिलीज हो गया है। फिल्म 12वीं फेल के जबरदस्त सफलता के बाद विक्रांत मैसी की जिंदगी में एक और बड़ी खुशी ने दस्तक दी है। विक्रांत मैसी अब पिता बन गए हैं। विक्रांत की पत्नी शीतल ठाकुर ने बेटे को जन्म दिया है। हास्य कलाकार कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए साथ आ रही है। टाइगर 3 के बाद से इमरान हाशमी काफी सुर्खियों में हैं। इमरान आदिवी शेष की फिल्म गूढ़ाचारी 2 में नजर आ सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज ने फिल्म मोआना 2 के फर्स्ट लुक जारी करने के साथ ही ये फिल्म 27 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। निदेशक अनुश्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अभिनीत फिल्म बावर्ची का रीमेक बनाने की तैयारी में है। मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्म गिन के 10 का ट्रेलर जारी हो गया है। अविनाश गुप्ता, कैलाश पाल स्टारर इस फिल्म की कहानी 10 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया भर में गजल सम्राट के नाम से मशहूर जगजीत सिंह की आज 83वीं जयंती है। चिट्ठी न कोई संदेश, होश वालों को खबर क्या जैसी कई गजलों में अपनी जादुई आवाज देकर जगजीत ने इन गीतों को अमर कर दिया। गुरु रंधावा और सई मंजरेकर की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के जरिए रंधावा हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।